बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 3 कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 इसमें वो कह रहा है ऑन व्हाट बेसिस मे या सब्सिडरी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन, कि अगर हम सब्सिडरी को कंसोलिडेशन से निकालना चाहें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो वो किस बेसिस पे निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, एक्टिविटीज़ ऑफ सब्सिडरीज आर डिसिमिलर, तो अगर एक्टिविटीज डिसिमिलर हो तो हम नहीं निकाल सकते। ऑप्शन नंबर बी, द सब्सिडी वाज एक्वायर्ड विद इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग, अगर हमने उसको रीसेलिंग की टेंशन से उसको ख़रीदा हो सब्सिडी को, फिर भी हम उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते। और अगर सब्सिडी इज़ बेस्ड इन कंट्री विद स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर इट टू ट्रांसफ़र फंड्स टू पेरेंट, तो इस बेस पे भी ज़ाहिर सी बात है कि हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो फ़ंड ट्रांसफ़र करना आसान हो या मुश्किल हो, वो है तो पेरेंट की सब्सिडरी ही। तो आगे डी ऑप्शन में वो कह रहा है दीज अबव 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट वैलिड रीज़न, तो हाँ ठीक है, ये तीनों वैलिड नहीं है, तो पहले का हो जाएगा डी। ठीक है, पहले का डी। सेकंड, व्हेन नेगेटिव गुडविल अराइजेज IFRS 3 business combination requires that amount involved in computing goodwill should first be reassessed, तो कह रहा है कि पहले जब नेगेटिव गुडविल आ जाती है, when नेगेटिव गुडविल अराइज, तो ये IFRS 3 रिक्वायर्स दैट अमाउंट इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग गुडविल, जो अमाउंट इन्वॉल्व है गुडविल निकालते हुए वो पहले रीअसेस होनी चाहिए। व्हेन द अमाउंट ऑफ नेगेटिव गुडविल हैज़ बीन कंफर्म्ड हाउ शुड इट बी अकाउंटेड फॉर, जब नेगेटिव गुडविल आ जाए तो फिर इसको क्या करना चाहिए, चार्ज एज एन एक्सपेंस, ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंस वो नहीं होगा, नेगेटिव गुडविल आई है तो हमारा बेनिफिट होगा जो पेरेंट है उसका। कैपिटलाइज एंड प्रेजेंटेड अंडर नॉन कंटेस्टेड, नॉन कंटेस्टेड भी वो नहीं होगा। ठीक है, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्रेडिट हो जाएगा और वहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एमसी नंबर 2 का है सी। आगे एमसी नंबर 3, विच टू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं व्हेन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हों। पहले में वो कह रहा है अ सब्सिडरी कैन नॉट बी कंसोलिडेटेड अनलेस इट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सेम रिपोर्टिंग डेट्स एज द पेरेंट, कह रहा है कि अगर सब्सिडरी की जो डेट्स हैं, रिपोर्टिंग डेट्स, वो सेम ना हो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकती, जबकि ये गलत है। अगर वो डेट सेम ना हो तो हम मेजर एंट्रीज को कर लेंगे और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इस वजह से अभी ये ऑप्शन गलत होगा। बी, अ सब्सिडी विद डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट में प्रिपेयर एडिशनल स्टेटमेंट अप टू ग्रुप रिपोर्टिंग डेट फॉर कंसोलिडेटेड पर्पस, यही बात अभी मैंने बताई कि अगर उसकी डेट अलग चेंज होगी तो हम सब्सिडी जो है वो एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तब तक के डेट की मेन एंट्रीज करके, अगर सारी नहीं भी करेगी तो मेन एंट्रीज करेगी। तो इसका एक तो बी बन गया, जबकि उसने कहा था कौन सी दो ऑप्शन इसकी सही है, बी हो गई। उसके बाद देखते हैं अ सब्सिडरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेशन, अ सब्सिडरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेशन इफ गैप बिटवीन द पेरेंट एंड सब्सिडरी रिपोर्टिंग इज़ 5 months और लेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गैप इससे ज़्यादा भी हो तो फिर भी हम मेन एंट्रीज करके एक नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। आगे वो डी में कह रहे हैं वेयर अ सब्सिडरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप टू डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट फ्रॉम दोज ऑफ पेरेंट, एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स अकरिंग बिटवीन टू रिपोर्टिंग डेट्स, तो यही बात अभी मैंने दो दफ़ा बताई है, तो इस वजह से इसका ये भी हो जाएगा कि मेन एंट्रीज कर देंगे, जो भी एडजस्टिंग मेन बड़ी बड़ी एंट्रीज हो रही हैं, सिग्निफिकेंट एंट्रीज हो रही हैं, और हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। आगे एमसीक्यू नंबर 4, IFRS 10 consolidated financial statements provide definition of control and identifies 3 separate elements of control, तो कौन सी जो है ना कंट्रोल की डेफिनेशन है IFRS 10 के मुताबिक, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, वो कह रहा है कि बाकी तो एलिमेंट्स है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सी नहीं है। पहला कह रहा है पावर ओवर द इन्वेस्टी, तो जो कंट्रोल कर रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका
जो उसने जिस पे कंट्रोल होता है, यानी जो इन्वेस्टी होती है उस पर पावर होती है, ज़ाहिर सी बात है। द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग पॉलिसीज़ ऑफ इन्वेस्टी, तो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ पे नहीं होती, फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग पॉलिसीज़ पे नहीं होती पावर्स। एक्सपोजर टू राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, ये भी होती है। और लास्ट द एबिलिटी टू यूज़ इट्स पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न, तो ये सारी होती हैं स्वाई बी के, ठीक है। अब ये जो है अपेंडिक्स ए में पैराग्राफ नंबर 7 पेज नंबर 47 में स्टैंडर्ड्स में लिखा होगा, डेफिनेशन लिखी होगी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की, वहाँ से पढ़ के ये देखा जा सकता है कि इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये सिंपल थ्योरी था, तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड से देखा जा सकता है। पैरा नंबर 7 पेज नंबर 47 अपेंडिक्स ए में लिखा होगा, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 5 पे चलते हैं। CL owns 100% of the share capital of following companies. The directors are unsure of whether investment should be consolidated. Investment consolidated है या नहीं? In which of following circumstances would the investment not be consolidated? कौन से केस में इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड नहीं होगी, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी होगी। पहले में वो कह रहा है CL हैज़ डिसाइडेड टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट इन अल्फा लिमिटेड एज इट इज़ लॉस मेकिंग, तो ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था कि अगर उसने बेचने की इंटेंशन से भी ख़रीदा हो तो फिर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। सेकंड वो कह रहा है बीटा लिमिटेड इज़ अ बैंक एंड इट्स एक्टिविटीज़ डिफरेंट, तो जब एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो फिर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, ये भी हमने पीछे देख लिया। सी में वो कह रहा है डेल्टा लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन अ कंट्री वेयर लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंपल्सरी एंड दीज आर नॉट कंपेटिबल विद IFRS यूज्ड बाय द रेस्ट ऑफ ग्रुप, तो ये भी जो है ना कोई ऐसी बात नहीं है इससे भी कि हम उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाएं। तो ये हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा पीछे पढ़ा है, अगर किसी कंट्री में कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हों तो फिर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी पेरेंट को। तो आगे गैमा लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन कंट्री वेयर अ मिलिट्री कॉप हैज़ टेकन प्लेस एंड CL हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर फॉर फोरसेबल फ्यूचर अगर उसने कंट्रोल ही लॉस कर दिया तो फिर तो जाहिर सी बात है वो नहीं बना सकता कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इस वजह से इसका आ जाएगा डी। तो ये आगे 6 की तरफ चलते हैं। 6 MCs में वो कह रहा है अहमद हसन लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ ₹100 मिलियन इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल 100 थी तो जिसमें से उसने 70% ले ली, एक्वायर कर लिया। ऑफ असल लिमिटेड इट्स ओनली सब्सिडरी, असल लिमिटेड जो उसकी एक ही सब्सिडरी है, हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। पेरेंट 70% उसने बता दिया और बाकी जो NCI हो जाएगा वो 30% हो जाएगा। ये मैं ले सकता हूँ, करीब बना लेता हूँ। पेरेंट 70%, NCI 30%। शेयर कैपिटल उसने बताया 100 मिलियन थे, ठीक है। फॉर 200 मिलियन उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है, 200 मिलियन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन। आगे वो क्या, ऑन यकम जनवरी 2019 व्हेन रिटेन्ड अर्निंग वर 156, रिटेन अर्निंग भी आ गई 156, शुरू हो गया। आगे देख लेते हैं। एट 31 दिसंबर रिटेन्ड अर्निंग आर एज फॉलो, हसन लिमिटेड की 275 और असल लिमिटेड की 177, ठीक है। इन दोनों की भी उसने 31 दिसंबर को उसने बता दी रिटेन अर्निंग। आगे वो कह रहा है अहमद हसन लिमिटेड कंसीडर दैट गुडविल ऑन एक्विजिशन इज़ इम्पेयर्ड बाय 50% गुडविल इम्पेयर हो चुकी है, और NCI इज़ मेड एट फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड एट 82.8, तो ये फेयर वैल्यू पे है, तो ये भी कितनी आ रही है 82.8,
ठीक है, यहाँ से हम गुडविल निकाल सकते हैं। ये टोटल आ गया 256। 70% इधर लिख देंगे पेरेंट में, जो कि आ जाएगा 179.2। 30% इधर आ जाएगा 76.8। यहाँ से गुडविल निकल जाएगी, गुडविल 20.8 और 6। ठीक है, ये आ गई गुडविल। तो टोटल गुडविल हो गई 28। इन दोनों को ऐड किया, टोटल गुडविल हो गई 26.8। ठीक है, गुडविल 26.8 आ गई। लेकिन उसने क्या पूछा है, व्हाट आर ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग के लिए पेरेंट और सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग हम देख लेंगे। पेरेंट की रिटेन अर्निंग जो है 31 दिसंबर को कितनी है, उसने खुद बता दिया 275। ठीक है, आगे उसके बाद असल लिमिटेड यानी जो उसकी सब्सिडरी है, उसकी रिटेन अर्निंग उसने बता दी 177। असल लिमिटेड 177। लेकिन इसमें से जो ओपनिंग थी, ओपनिंग कितनी थी 156, वो हम माइनस कर देंगे। और बाकी 30% NCI है, 70% पेरेंट में, तो इस वजह से 70% से मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ। तो आंसर इसका आ जाएगा 14.7, जो कि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसके बाद जो गुडविल है वो भी ऐड कर देंगे। गुडविल टोटल आई है 226.8। ठीक है, जिसमें से हाफ इम्पेयरमेंट हो गई है 50%, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 70% यहाँ पे शामिल होगी। तो ये आ जाएगी 9.38। ठीक है, अब ये गुडविल जो है वो माइनस हो जाएगी, टोटल रिटेन अर्निंग आ जाएगी। टोटल रिटेन अर्निंग कितनी आ गई 280.32। 280.32, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 280.32। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 280.32। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले उसने शेयर कैपिटल बता दिया, 70% एक्वायर किए हैं शेयर्स। शेयर कैपिटल 100 थे, रिटेन अर्निंग 156 थी, टोटल 256 हो गया। 70% पेरेंट में आ गया, 70 से मल्टीप्लाई करके 70% से, और 30% से मल्टीप्लाई करके NCI की वैल्यू आ गई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 पेरेंट्स की है, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 200 है, और NCI की फेयर वैल्यू 82.8 है। उसके बाद इन दो, यहाँ से गुडविल निकाली 20.8 आ गई, यहाँ से गुडविल निकाली तो 6 आ गई, तो टोटल गुडविल 26.8 आ गई। ठीक है, उसने हमसे रिटेन अर्निंग पूछा हुआ है। रिटेन अर्निंग निकालने के लिए आखिरी डेट की, ईयर एंड की रिटेन अर्निंग जो पेरेंट की है वो 275 है। ग्रुप रिटेन अर्निंग पूछा है ना, तो पेरेंट की 275, और जो सब्सिडरी है उसकी लास्ट डेट की रिटेन अर्निंग माइनस जब उसको एक्वायर किया था तब की रिटेन अर्निंग, मल्टीप्लाई बाय 70%, ये 14.7 आ गया। इसी तरह जो गुडविल है, गुडविल 26.8 आई थी, जिसमें से 50% इम्पेयरमेंट हो चुकी है। 50 से 2 से डिवाइड कर दिया, या 50% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 70%, क्योंकि पेरेंट में 70% आएगी, तो ये गुडविल माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 280.32। ठीक है, तो इसका आ गया ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी हो गया, सॉरी 6 का सी हो गया। ठीक है, आगे 7 पे चलते हैं। On 1 April 2010, Golden Limited acquired 75% of Silver Limited's equity shares by means of share exchange. ये रेस वाले थे पहले। ठीक है, वो कह रहा है कि on यकम April 2010, GL acquired 75% of Silver Limited's equity shares. यकम अप्रैल को उसने शेयर्स खरीदे 75% by means of share exchange and additional amount payable on यकम अप्रैल 2011 that was contingent upon post acquisition performance। तो वो बाद की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, बाद की परफॉर्मेंस पे डिपेंड जो करते हैं
एडिशनल अमाउंट बाद की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। आगे वो कह रहा है एट डेट ऑफ एक्विजिशन GL assessed the fair value of this contingent consideration at 4.2, but by 31 March 2011 it was clear that amount to be paid would be 2.7। कह रहा है पहले जो 31 मार्च 2011 पे ये क्लियर था कि 2.7 मिलियन पे करना होगा, ठीक है, लेकिन एक्विजिशन पे यही था कि 4.2 पे करना है। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दफ़ा कि एक्विजिशन किस दिन हुई थी, 1 अप्रैल को 2010 को। एक्विजिशन पे लग रहा था कि फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन वुड बी 4.2 और 31 मार्च 2011 को इट वाज क्लियर के अमाउंट वुड बी 2.7। अब वो कह रहा है 31 मार्च 2011 को वो किस ये जो इनका डिफरेंस है 1.5 मिलियन, इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, ठीक है, या इसकी एडजस्टमेंट से जाहिर सी बात है हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, यानी हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो जब पैसे कम देने पड़ेंगे और ये करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि 31 हमने ये पेमेंट कब करनी थी 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 को पेमेंट करनी थी और 31 मार्च को हमें पता चला कि पेमेंट कम करनी है 1.5 से कम, तो करंट लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिटेन अर्निंग, ठीक है। अब इसका इफेक्ट गुडविल में नहीं आएगा, गुडविल में इसका इफेक्ट इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये बाद में पता चला, ये असेसमेंट ये जो थी पहले गलत थी, ये बाद में सही हो गई, कंटिंजेंट थी। अगर ये पहले ही पता चल जाते गुडविल निकालते हुए तो फिर ये गुडविल में भी इसका इफेक्ट आता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 का, ठीक है। आगे 8 पे चलते हैं। ऑन 31 जुलाई 2018 P Limited acquired 60% of 18 million rupees 10 ordinary shares of S Limited for the sum of 432। इसमें भी साथ साथ ही बना लेते हैं। पेरेंट ये NCI 60% उसने बता दिया, तो ये 40%। शेयर कैपिटल 18 मिलियन है और 10 रुपीज़ का एक है, तो 180 हो जाएंगे, 10 रुपीज़ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। आगे रिटेन अर्निंग उसने बता दिया ऑफ एस फॉर सम ऑफ 432, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आगे 432, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं 432। आगे वो कह रहा है एस लिमिटेड हैज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट 1 जनवरी 2018 ऑफ रुपीज़ 360, ठीक है। 1 जनवरी 2018 में उसके प्रॉफिट्स हैं 360 एंड ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2018 मेड प्रॉफिट ऑफ 108 मिलियन, ठीक है। पहले उसके प्रॉफिट था 360, रिटेन अर्निंग हम निकाल रहे हैं, 360 पहले प्रॉफिट था और 108 उसने उस साल में कमाया, लेकिन हमने ख़रीदा कब था, जुलाई में, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 मंथ हो गए, 7 और 12, ठीक है। जहाँ से आ जाएगा 432 इसका रिटेन अर्निंग 423 तो टोटल हो जाएगा 603 दोनों में 40%, 60% आ गया 361.8, 40% आ गया 241.2, ठीक है। यहाँ से आगे देखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इज़ 200, तो फेयर वैल्यू में बता रहा है वो फेयर वैल्यू ऑफ NCI वो कितनी आ गई 200, ठीक है। आगे वो कह रहा है व्हाट इज़ गुडविल दैट वुड अपीयर इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, गुडविल पूछ रहा है, यहाँ से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी 70.2 इनको माइनस किया तो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 41.2 सॉरी नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है,
लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू कम है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इन दोनों को नेट करेंगे तो 29 गुडविल आ जाएगी जो कि अपीयर होगी। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा, एमसीक्यू नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे 9 की तरफ चलते हैं। 9 में वो कह रहा है टीएल एक्वायर्ड द बीर ट्रेडर्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी फॉर 2.8 million। A fair value exercise performance on the beer traders net assets at the rate of purchase showed। सारा उसने शो करवा दिया। आगे वो पूछ कर है हाउ वुड द परचेज बी रिफ्लेक्टेड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। परचेज किस तरह आ रही होगी। रिकॉर्ड द नेट एसेट्स एट अबव वैल्यू एंड क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस। तो सारे जो एसेट्स हैं वो उसी तरह लिखने होते हैं, जारी सी बात है। और प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट कर देना होता है। रुपीज़ 1.2, ये 1.2 देख लेते हैं, 1.2 ही आ रहा है। एसेट्स 4 के हैं और उसने ख़रीदा 2.8 मिलियन का। ठीक है, 4 टोटल थी, 4 मिलियन 4,000 यहाँ पे 4,000 लिखा है और थाउजेंड्स में है तो 4 मिलियन हो जाएगा। और 2.8 मिलियन का उसने ख़रीदा है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 मिलियन जो कि प्रॉफिट हो जाएगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा क्योंकि पैसे उसने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है। जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होती है तो ये प्रॉफिट और लॉस में चला जाता है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि ये सारे एसेट्स को इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और 1.2 को हम प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। अब 10 की तरफ चलते हैं। 10 में वो क्या कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड विद इन डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल एज पर IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी वो पूछ रहा है कि कौन सी इंक्लूडेड नहीं है डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल में। हैविंग पावर ओवर इन्वेस्टी, पावर होती है IFRS 10 के मुताबिक पावर होती है। ठीक है, कंट्रोल में। हैविंग एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट, तो ये भी मिलने होते हैं जब अगर किसी का कंट्रोल है दूसरे पे। हैविंग मेजोरिटी ऑफ शेयर्स इन इन्वेस्टी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हों। डी में वो कह रहा है हैविंग द एबिलिटी टू यूज़ इट्स पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न, तो ये भी है। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ये भी थ्योरी की बात थी। स्टैंडर्ड्स में आपको पैरा 7 पे मिल जाएगा IFRS 10 का पैरा नंबर 7। ठीक है, IFRS 10 पैरा नंबर 7। अच्छा, अब इसका भी ऑप्शन नंबर 10 का हो गया सी। आगे 11 पे चलते हैं। 11 में कह रहा है सनशाइन लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सनफ्लावर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2011। पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन वाज 200 million cash to be paid on 1 January 2014। the applicable cost of capital is 10%। ठीक है, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और 200 मिलियन 2014 को 1 जनवरी को उसने पे करना है। तो वट विल बी डेफर्ड कंसिडरेशन लायबिलिटी एट 31 दिसंबर 2012 में पूछ रहा है वो कितनी डेफर्ड कंसिडरेशन होगी। ठीक है, तो इसको ही हम बैकवर्ड वर्किंग कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो कितना है 10% है तो 1.01। ठीक है, 1/10 होगा जाएगा तो 1.001 आ जाएगा। तो कितने साल वापस जाना है 2014 से लेके 13 1 साल, 13 से लेके 12 2 साल, 2 साल वापस जाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, और सॉरी इसको 1 साल के लिए डिस्काउंट करना था क्योंकि 1 जनवरी 2014 है, तो 1 जनवरी 2014 मतलब 31 दिसंबर 2013। तो 2013 से 1 साल पीछे आएंगे तो 31 दिसंबर 2012 तक आना है। तो 1 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, आंसर आ जाएगा 181.818 मिलियन। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 12। विच टू ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस आर अनलाइकली टू रिप्रेजेंट कंट्रोल ओवर एन इन्वेस्टी। अभी वो ये पूछ रहा है कि कौन सी दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो अनलाइकली हैं कि कंट्रोल ओवर इन्वेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ओइंग 55% एंड बीइंग एबल टू इलेक्ट 4 of 7 डायरेक्टर्स, तो ये लाइकली है कि कंट्रोल ओवर इन्वेस्ट्री को
रिप्रेजेंट कर रही हो। सेकंड में पढ़ते हैं owing 51%, but the constitution requires that decisions need the unanimous consent of shareholder। तो जब शेयर होल्डर की कंसेंट लेनी है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी को शो शायद नहीं कर रहे। तो इस वजह से एक तो इसका हो जाएगा बी 12 का, लेकिन उसने दो पूछे हैं तो एक दूसरा देखते हैं। आगे कह रहा है हैविंग करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शन विच वुड टेक द शेयर होल्डिंग इन इन्वेस्टी टू 55%, तो ये भी नहीं है। आगे ओइंग 35% ऑफ ऑर्डनरी शेयर एंड 80% ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 35% ऑर्डनरी शेयर हैं और 80% प्रेफरेंस शेयर है। तो प्रेफरेंस शेयर से तो जाहिर सी बात है कंट्रोल नहीं आता, तो ऑर्डनरी शेयर से आता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से वोटिंग राइट नहीं आता, तो इस वजह से कंट्रोल भी नहीं आता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन विच मस्ट बी मेट फॉर द पेरेंट टू बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे भी वो पहले भी ऐसा एमसीक्यू आया था कि कौन सी कंडीशन नहीं है कि जो पूरी होनी चाहिए। द एक्टिविटीज़ ऑफ सब्सिडी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टू रेस्ट ऑफ ग्रुप एंड टू कंसोलिडेट दैट वुड प्रीजज द ओवरऑल ग्रुप पोजीशन। तो एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो इसका एमसीक्यू नंबर ए ही ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो 13 का ए। ठीक है, अगर एक्टिविटीज़ डिफरेंट भी हैं तो फिर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी ही पड़ेंगी, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम एमसीक्यू नंबर 14 में जाते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस दैट कंपनीज विद इन द ग्रुप आर ट्रीटेड एज इफ दे आर सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। विच टू ऑफ फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। ऑल सब्सिडी मस्ट अडोप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट, तो ऐसा नहीं है। अगर उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी ऐड की हुई हैं सब्सिडरी हैं, तो जब कंसोलिडेटेड बनाने लगे वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी ही सब्सिडरी सेम अडोप्ट करे। आगे वो कह रहा है सब्सिडी विद एक्टिविटीज़ विच आर सब्सटेंशियली डिफरेंट टू एक्टिविटीज़, तो जब एक्टिविटी डिफरेंट हो, आगे वो कह रहा है शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्टिविटी डिफरेंट भी हो तो फिर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। सी में वो कह रहा है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ सब्सिडरीज शुड बी इंक्लूडेड एट फेयर वैल्यू, तो ये ठीक है कि वो फेयर वैल्यू पे लिखनी पड़ती हैं जब भी कंसोलिडेशन करनी हो, जब भी एक्वायर किया जाए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स विद इन द ग्रुप मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जाहिर सी बात है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को हम निकाल देते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी प्लस डी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 14 सी प्लस डी। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है एमसीक्यू नंबर 16 ऑन 1 मार्च 2019 काजी लिमिटेड acquired 70% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ HL एट द कॉस्ट ऑफ ₹387। अच्छा, इसमें भी वो लास्ट में पूछ रहे टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल निकालनी हम पहले ही बना लेते हैं। यहाँ पे पेरेंट NCI, ठीक है, एक्वायर्ड 70% है, 70% और 30% हो जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 387। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले लिख बता दी उसने 387। ये आगे एट दैट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ HL वर 450, तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स थी 450। टोटल उसने बता दी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 450। ठीक है, तो 450 को 30% में करेंगे तो 315, 315 और 135।
ठीक है। आगे वो कह रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग द एक्विजिशन वर ₹0.045 मिलियन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, ठीक है। काजी लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन यूजिंग फुल गुडविल और फेयर वैल्यू मेथड बाय attributing some goodwill to non-controlling interests in HL. It is estimated that at March 2019, the fair value of NCI in HL was 153. तो NCI fair value of NCI उसने खुद बता दी, fair value of NCI 153, ठीक है। यहाँ से हम गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। $72 इधर आ जाएगा माइनस करके और 18 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों के टोटल गुडविल आ जाएगी 90 प्लस करेंगे तो इसका सिंपल लिखना है, MC ऑप्शंस नहीं उसने दी हुई, तो 16 का वैसे हम खुद लिख देंगे, 16 का 90 गुडविल, ठीक है। आगे 17 में वो कह रहा है कि साउंड लिमिटेड सेम, आगे गुडविल ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसी को ही कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, SL obtained 60% होल्डिंग इन 10 मिलियन, तो यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 40% आ जाएगा, ठीक है। इन 10 मिलियन रुपीज़ 10 ऑर्डनरी शेयर्स, शेयर कैपिटल 100 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ 10 का ऑर्डनरी है, मतलब एक शेयर है, 10 मिलियन टोटल शेयर्स हैं, तो 100 मिलियन आ जाएगा शेयर कैपिटल। ऑन 2 जनवरी 2018 व्हेन रिटेन अर्निंग वाज 850, तो रिटेन अर्निंग उसने बता दिया 850। आगे कह रहा है कंसिडरेशन कंप्राइज्ड ₹250 मिलियन कैश, 250 मिलियन कैश आ गया, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। 250 आ गया कैश, ₹400 मिलियन पेबल ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है। ये कब पे हो रहे हैं? 2019 में, 1 जनवरी 2019 में, यानी 1 साल बाद। तो इसको हम डिस्काउंट कर लेंगे 1 साल के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने नेक्स्ट लाइन में 8% दिया है, तो हम इसको डिस्काउंट करके 400 को 1 प्लस 400 इंटू 1.08% है, तो -1 कितना आ गया? 370, ठीक है। तो ये 370 आ जाएगा। अच्छा, आगे ठीक है। इसके अलावा और भी क्या कंसिडरेशन में है, और वो कह रहे हैं एंड 1 शेयर इन SL फॉर ईच 2 शेयर्स एक्वायर्ड, ठीक है। 1 शेयर इन SL फॉर ईच 2 शेयर्स रिक्वायर्ड, तो अगर 2 ख़रीदे हैं तो एक वहाँ पे SL में एक शेयर मिलेगा। तो टोटल शेयर कितने ख़रीदे हैं? 10 मिलियन के 60% यानी 6, ठीक है। तो एक शेयर मिलेगा फॉर ईच 2 शेयर्स एक्वायर्ड, 6 मिलियन ख़रीदे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 60%, 2 3 6, तो 3 मिलियन वहाँ पे मिलेंगे शेयर्स, ठीक है, SL में। तो जबकि SL की उसने मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर बता दिया 23, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे, 23 9 फिर 6 69, ये भी आ जाएगा। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। 9 ये 689 आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? 689, ठीक है। आगे वो बता रहा है कि SL मयर्स, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
cost of investment 689. SL Myers NCI at fair value. So the fair value of NCI at Yakam January 2018 was estimated to be 400. तो fair value of NCI कितनी है 400. ये भी टोटल हो गया 950 हो जाएगा. 60% करेंगे तो 570, 40% करेंगे तो 380, 20 इधर आ जाएगा, 119 इधर आ जाएगा. ठीक है, दोनों को ऐड किया तो 139. टोटल गुडविल आ गई 139. तो एमसीक्यू नंबर 17 की गुडविल की आ गई 139. दोबारा बता देता हूँ मैं थोड़ा सा ये एमसीक्यू सब. यहाँ पे हमने गुडविल निकालनी थी. इसमें एक चीज़ का डिफरेंस था, इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी खुद ही निकालनी थी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दोबारा रिवाइज करवाता हूँ मैं. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में उसने बता दिया कि कंसिडरेशन अमाउंटेड टू 250 मिलियन कैश. 250 मिलियन कैश में हमने पे किया, ये 250 मिलियन हो गया. ठीक है, उसके बाद आगे 1 शेयर इन एसएल फॉर ईच 2 शेयर्स एक्वायर्ड. तो यानी अगर 2 शेयर्स ख़रीदे तो 1 शेयर एसएल में मिलेगा. ठीक है, 2 शेयर्स अगर ख़रीदे हैं तो 1 शेयर एसएल में. तो अगर 1/2, अब हमने शेयर्स एक्वायर कितने किए हैं उसने ऊपर बता दिया था. 10 मिलियन शेयर्स होल्डिंग उसके 10 मिलियन था. 10 मिलियन को हमने 60% शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60% इज इक्वल 6. तो यहाँ से हम देख लेंगे कितने शेयर उसको एसएल में देने हैं. 2 3 6. तो 3 मिलियन शेयर उसको एसएल में देने हैं. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 23 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 69. तो 69 ये आ गया शेयर्स के, जो शेयर्स के तौर पे कंसिडरेशन उसको पे करनी है, देनी है. आगे वो कह रहा है एसएल हैज़ अ 400 मिलियन पेबल ऑन यकम जनवरी 2019. तो 400 यकम जनवरी 2019 को भी पे करना है. तो ये 400 को डिस्काउंट किया, 1 साल पीछे किया तो 370 आ गया को. ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने 8% बता दिया क्वेश्चन में. तो 1 साल डिस्काउंट किया तो 370 आ गया. तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ गई 689. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 689 लिख दी. शेयर कैपिटल 100 था, रिटेन अर्निंग 850 उसने बता दी थी, 950 टोटल. 60%, 40%. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी उसने बता दी. तो यहाँ से माइनस कर दिया. गुडविल 119 20 दोनों को ऐड किया तो 139 गुडविल आ गई. ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 17 भी हो गया. आगे एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ चलते हैं. ऑन यकम अगस्त 2017 ML परचेज 1.8 मिलियन ऑफ 2.4 मिलियन रुपीज़ 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ CL. ठीक है, इसको मैं रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ. ऑन यकम अगस्त 2017 ML परचेज 1.8 मिलियन ऑफ 2.4 मिलियन रुपीज़ 10 इक्विटी शेयर्स. शेयर्स कितने हैं 1.8 मिलियन ऑफ 2.4 मिलियन. ये 1.8 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं 2.4 मिलियन के, और रुपीज़ 10 इक्विटी शेयर्स था, इक्विटी शेयर ऑफ CL. अच्छा, द एक्विजिशन वाज थ्रू अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स इन ML फॉर एवरी 3 शेयर्स इन CL. तो कितने उसने दिए 2 शेयर्स ऑफ ML फॉर एवरी 3 शेयर्स. ठीक है, 2 शेयर्स उसने दिए हैं इन ML फॉर 3 शेयर्स इन CL. द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन ML इन एट यकम अगस्त 2017 जब उसने एक्वायर्ड किए हैं वाज 57.5. तो 57.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये शेयर्स की आ जाएगी 69 रुपीज़ इन मिलियन. आगे वो कह रहा है ML विल आल्सो पे इन कैश. ये उसने इन कंसिडरेशन यानी शेयर्स में पे किए हैं. आगे इन कैश भी पे करेगा ऑन 31 जुलाई 2019, 2 ईयर्स आफ्टर एक्विजिशन. एक्विजिशन के 2 साल बाद पे करेगा. ₹24.2
₹24.2 पर एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ CL। टोटल शेयर्स कितने एक्वायर किए हैं? 1.8। ठीक है, कितने पे करेगा? 24.2, 2 साल बाद तो 1.1 इंटू -2। ठीक है, 2 साल बाद पे करने तो -2। और उसने इसी लाइन में आखिर में उसने बता दिया था ML कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10% पर एनम। तो 10% की वजह से 1.1 आ गया। तो यहाँ से जो बाद में पे करने हैं यहाँ से आ जाएगा 36, जो शेयर्स पे करने हैं वो 69। ठीक है, पूछो क्या रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एट्रीब्यूटेबल फॉर एक्विजिशन। तो कितनी वैल्यू कंसिडरेशन यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आनी चाहिए? 105। दोनों को ऐड कर लिया, 105 आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो पूछ रहा था हमसे। ठीक है, शेयर्स के तौर पे उसने 1.8 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, 1.8 मिलियन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 क्यों हो जाएगा कि 2 शेयर्स एक्सचेंज के तौर पे देगा। द एक्विजिशन वाज थ्रू अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स इन ML फॉर एवरी 3 शेयर इन CL। तो 2 शेयर्स वो देगा फॉर एवरी 3 शेयर्स। तो जब उसने ख़रीदा था तब एक शेयर्स की फेयर वैल्यू थी 57.5। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 57.5 हो जाएगा। शेयर्स की कंसिडरेशन आ गई। अब दूसरी 1.8 उसने बताया था कि 1.8 मिलियन शेयर्स हैं, 2 साल बाद पे करेगा, 2 साल बाद, और 24.2 पर एक्वायर्ड शेयर्स पे करेगा। 24.2, 2 साल का इसको डिस्काउंट कर देंगे, 2 साल पीछे ले आएंगे तो 36 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड किया तो 105 हो गया। तो MCQ नंबर 18 का हो गया 105 मिलियन। ठीक है, आगे MCQ नंबर 19। MCQ नंबर 19 में वो कह रहा है BL एक्वायर्ड 7 गुडविल पूछ रहा है इसमें, व्हाट वाज द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन। ठीक है, तो गुडविल पूछ रहे हैं पहले ही। पेरेंट NCI BL एक्वायर्ड 70% ऑफ SL। 70% उसने ख़रीदे हैं। ठीक है, एक्वायर किए हैं 70%। तो NCI में आ जाएगा 30% ऑफ SL's 10 मिलियन रुपीज़ 10 ऑर्डनरी शेयर। तो शेयर कैपिटल आ जाएगा 100 ₹4 800 मिलियन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 800 मिलियन। When retained earning was 570, retained earning 570, and the balance in its revaluation surplus was 150। तो ये एक नई चीज़ आ गई है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस, वो भी ज़ाहिर है इधर ही लिखना होता है। द NCI in SL was judged to have a fair value of 220। तो फेयर वैल्यू ऑफ NCI भी उसने बता दी, वो कितनी बता दी? 220। ठीक है, बस अब इसको टोटल किया 820। ये इसको 70% और 30% में किया 574, 246। तो यहाँ से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी 226, यहाँ पे 26 माइनस का। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 200। तो गुडविल आ गई 200 मिलियन। तो MCQ नंबर 19 आंसर हो जाएगा 200 मिलियन। ठीक है, अब लास्ट MCQ है MCQ नंबर 20। MCQ नंबर 20 में वो कह रहा है FL एक्वायर्ड 75%। FL एक्वायर्ड 75%। ठीक है, 75%। और NCI के पास 25% ऑफ 120,000 शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आ गया 120,000। 120 लिख देते हैं। ऑफ ₹10 ऑर्डनरी शेयर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 1200 लिख देते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स में करते हैं। तो 120,000 थे और 10 पीस का ऑर्डनरी शेयर था। 10 से मल्टीप्लाई किया और हमने थाउजेंड्स में लिख दिया 1200। इन SL on Yakam January 2014, at that date SL had accumulated profit of 700,000। ट्रेनर ने क्या आ गई 700, थाउजेंड्स नहीं लिखा, रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर रहे हैं।
शेयर प्रीमियम अमाउंट बैलेंस 200, तो शेयर प्रीमियम 200 आ गया। ये आगे वो कह रहा है FL पेड 1680, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, इतने उसने पे किए हैं 1680, ठीक है। फॉर द शेयर्स इन SL एट 31 दिसंबर 2017 SL हैड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 1000, तो तब उसका प्रॉफिट कितना है 1000, एंड FL हैड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 1600, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, यहाँ से हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। गुडविल आ जाएगी, इसको भी करना है तो 2100 ये आ गया, 75% किया तो 1575, NCI को रहने देते हैं, ठीक है। गुडविल यहाँ पे आ जाएगी 105, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि व्हाट आर कंसोलिडेटेड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एज एट 31 दिसंबर 2017, और ये कब बनी है, एट एक्विजिशन 1 जनवरी 2014, ठीक है। और वो 31 दिसंबर 2017 की पूछ रहे हैं, तो 31 दिसंबर अल्हम्दुलिल्लाह 31 दिसंबर 2017 में पूछ रहे हैं क्या कंसोलिडेटेड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से आएंगे, तो इसकी रिटेन अर्निंग तब की उसने बता दी हुई है 1000, ठीक है। 1000 उसने रिटेन अर्निंग बता दी है सेकंड पैराग्राफ में। एट 31 दिसंबर 2017 SL हैड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ ₹1000, तो और एक्विजिशन पे कितनी थी 700 माइनस कर दिया 300 आ गया, 300 को 75% पे किया तो कितना आ गया 225, ठीक है। बाकी इधर आएगा 25%, तो 225 ये हो गया, और साथ ही कंसोलिडेटेड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमने लिखने हैं, तो बाकी किसके आ जाएंगे, पेरेंट के भी उसने दूसरे पैराग्राफ में बता दिया था। FL हैड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 1600, तो 1600 प्लस 225, टोटल आ गया 1825, तो MCQ नंबर 20 का हो जाएगा 1825,000, ठीक है। थाउजेंड्स में किया ना तो आगे 3 जीरो लगा देंगे आंसर में। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है, तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।